हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें हमारा सबसे पहले डिस्कशन रहेगा हमारा जैसे बर्नौलीज थ्योरम होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस होगी, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे बोर्ड के एग्जाम के परस्पेक्टिव से सोच लो या फिर जेई नीट एडवांस, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उन सभी थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे, जितने भी हमारे डेरिवेशंस पूछ लेता है उन सभी को देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ओके, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एडवांस तक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे जेई मेन के हो गए, नीट के हो गए, सारे क्वेश्चनों को एक साथ मिला के इससे नेक्स्ट लेक्चर बना लेंगे। ओके, चलिए तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सबसे पहले जो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम बात करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी सारी कैलकुलेशन होंगी, जितनी भी हमारी बर्नौली इक्वेशन की प्रूफ होंगे, सब आइडियल फ्लूइड पे ही बेस्ड है। सारी कैलकुलेशन आइडियल फ्लूइड पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी रिमाइंड करा दिया है कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। फिर एक बार और देख लेते हैं। ओके, आइडियल फ्लूइड हेडिंग डालेंगे, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या क्या विशेषता है इसकी भाई? हमने ये देखा कि आइडियल फ्लूइड जो है हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल यानी कि दबना नहीं चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट डेंसिटी होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आती है भाई। जब कोई फ्लूइड कंप्रेस ही नहीं होगा तो उसको वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो चेंज होता ही नहीं है। जब मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का भी मतलब समझ लेते हैं। हमने देखा था कि जो लेयर्स के बीच में रेजिस्टिंग फोर्स है, लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। जीरो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, बिटवीन लेयर्स। ओके, चलिए अब एक तीसरा पॉइंट और हम ऐड करते हैं, इररोटेशनल। इसका मतलब भी समझते हैं, इररोटेशनल। इररोटेशनल का क्या मतलब है? हमारा फ्लूइड इररोटेशनल भी होना चाहिए। सही है। इररोटेशनल में क्या है? यानी कि जो हमारा फ्लूइड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। ओमेगा क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, आज हम इन तीन पॉइंटों पर काम करेंगे। लिख लीजिए आइडियल फ्लूइड के बारे में। भाई इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इररोटेशनल होना चाहिए। सही है। अब इसके बाद बात करेंगे हम स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। पहले देखते हैं स्टेडी फ्लो होता क्या है। हेडिंग डालेंगे स्टेडी फ्लो। स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। चलिए स्टडी फ्लो देखो, स्टडी फ्लो का मतलब है, हम इस तरीके से समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक पाइप है हमारे पास, ये पाइप है। सही है। इसमें फ्लूइड बह रहा है। सपोज करो इसमें फ्लूइड बह रहा है इस तरीके से, जिसकी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी v से बह रहा है। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये है। तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें। मान लो एक इस पॉइंट पे देखते हैं,
या किसी एक इस तरीके सेक्शन पे देखते हैं। इस सेक्शन पे जब हम देखेंगे तो क्या होगा, किसी भी टाइम पे देखो, चाहे आप 1 मिनट यानी t इक्वल टू 0 पे आपने देखा, वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। अब आप फिर से इस पर 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आएंगे, मान लो 2 मिनट बाद देखा आपने, 2 मिनट बाद देखा, फिर से देखा कि वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। फिर से आपने देखा, फिर से आप 1 घंटे बाद आए, 1 आवर्स बाद आए, ओके, फिर से आपने वेलोसिटी देखी कि भाई 2 मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या कह सकते हो भाई, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यानी कि एनी पॉइंट इन द स्पेस, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब कि भाई हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। और भी चीजें हैं, इस बार तो हमने वेलोसिटी की बात कर ली। मान लो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, कह सकते हैं भाई इस तरीके से देखा, टी 0 पे भी 2 मिनट पर सेकंड है, टी इक्वल टू 2 मिनट पे भी वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड है, टी इक्वल टू 1 आवर बाद भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो कह सकते हैं डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। आपकी डेंसिटी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो ऐसे फ्लूइड को, यानी ऐसे फ्लो को जो टाइम के साथ साथ, भाई एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रीम लाइन की बात कर रहे हैं, या फिर स्ट्रीम लाइन छोड़ दो बाद में पढ़ेंगे उसे, हम किसी एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक स्पेस, यहां पर एक ही पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस बार दूसरे पॉइंट, दूसरे सेक्शन पर देख लेंगे, यहां पर कुछ और हो सकती है, यहां पर डिफरेंट हो सकती है, इस सेक्शन पर डिफरेंट हो सकती है, सही है, इस पर डिफरेंट हो सकती है। पर हम किसी एक पॉइंट पे या किसी एक स्पेस पे हम बात करें तो वहां पर टाइम के साथ ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलो डेफिनेशन हो जाएगी, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, प्रेशर एंड डेंसिटी, एंड डेंसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद, डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, कॉल्ड स्टडी फ्लो। ओके, ये डायरेक्ट ये लिख लेंगे, और इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ये यानी कि सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, प्रेशर भी, डेंसिटी भी हमारे टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। एट एनी पॉइंट इन स्पेस द फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, विद टाइम, कॉल्ड स्टडी फ्लो। ओके, चलिए लिख लिया, ये तो स्टडी फ्लो के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। अब बात करेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके नाम से भी मालूम पड़ रहा है कि भाई ऐसा फ्लो जो एक लाइन में चले, सही है। इसका यही मतलब होता है कि पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो एक सिग्नल लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए।
किस तरीके से समझ सकते हैं भाई, जैसे कि हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो दिमाग में घुस जाए। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हम मान लेते हैं कि ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से इस तरीके से सटे हुए हैं। मान लीजिए जो इसका पहला वाला मॉलिक्यूल्स है, ये वाला जो पहला वाला मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये मूव करता है, इस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को फॉलो करता है। ये मॉलिक्यूल उठ के पहला वाला मॉलिक्यूल यहां आ जाता है, सही है। चलिए अब इससे अगले वाला पार्टिकल, यानी कि इससे अगले वाला मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, वो इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए, वो इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए, इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए। यहां पर वो इसी पाथ को फॉलो करके आना चाहिए, ठीक है भाई। अब इससे तीसरा वाला मॉलिक्यूल्स है, वो भी इसी पाथ को फॉलो करके आना चाहिए, वो भी इसी पाथ को फॉलो करना चाहिए। तीनों मॉलिक्यूल्स यहां आ गए भाई, एक ही पाथ को फॉलो करें, यानी कि प्रीवियस, यानी कोई भी पार्टिकल फॉलोज द पार्टिकल ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, यानी कि जो पहले वाला पार्टिकल है जिसने वो पाथ फॉलो किया है, उसका नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, सही है। हाँ, अब यदि हम ये देखें कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचा जाए, ये टेंजेंट खींचा जाए, इस तरीके से टेंजेंट खींचा जाए, तो ये क्या दर्शाएगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो यही पॉइंट भी ध्यान रखना है। एक तो पहला पॉइंट हो गया कि जो पार्टिकल है फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द स्ट्रीमलाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है भाई। अब तीसरा हमारा पॉइंट होता है, पहले लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। हमारा पहले समझा कि भाई एक पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है, दूसरा पार्टिकल भी, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करना चाहिए। अब ये स्ट्रीम लाइन पर हम यदि किसी टेंजेंट खींचा जाए, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए, तो वो क्या दर्शाएगा, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, सही है। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है भाई, देखो तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है भाई, कुछ इस तरीके से देखिए कि एक स्ट्रीम लाइन ये है और एक स्ट्रीम लाइन ये है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, सही है। तो इसका क्या मतलब है, एक सिंगल टाइम पर किसी भी पार्टिकल की, यहां पर देखोगे तो यहां पर पार्टिकल आया, तो ये दर्शा रहा है कि स्ट्रीम लाइन इधर भी है इधर भी है। अब यहां से टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट, इसका टेंजेंट खींचा जाए तो इधर आएगा और इसका टेंजेंट खींचा जाए तो इधर आएगा, यानी कि एक ही टाइम पे वेलोसिटी की यानी किसी भी पार्टिकल की दो वेलोसिटी, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो सकती। यानी कि किसी भी पॉइंट पर मान लो ये इंटरसेक्ट कर जाता है, तो यहां से हम टेंजेंट खींचते हैं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, और इस वाले पे टेंजेंट खींचे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। कि किसी भी पार्टिकल की एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी हो सकती है, यानी वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो सकती है नहीं, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और भी सिंपल भाषा में देखो समझते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन फ्लो को। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब इस तरीके से समझिए तो व्यवस्थित रूप से, हर कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, यानी कि जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि एग्जांपल 1 लेते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट पर कार्स जा रही हैं, कार्स एट ट्रैफिक लाइट पे, इस तरीके से समझते हैं। ओके, देखो कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारे पास ट्रैफिक लाइट पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ओके, इसी तरीके से और भी लाइन होंगी भाई। ऐसे ही फ्लूइड पार्टिकल, यानी कि पाइप में फ्लो हो रहा है तो बहुत सारी लेयर्स में पार्टिकल, यानी बहुत सारी लेयर्स में फ्लो हो रहा होगा, काफी लेयर्स में फ्लो हो रहा होगा। इस तरीके से ट्यूब लाइट पर हम देखते हैं कि भाई कार एक लाइन में उधर जा रही है, इस तरीके से
काफी लाइन है, मान लो हमारे पास 2 लाइन है, एक और बना लेते हैं चलो, यहां से इस तरीके से ये इधर जा रही है। अब देखो इसमें क्या है कि ये वाली जो कार है, आगे वाली कार जो है वो इस पाथ को फॉलो करती है, लेट सपोज, सही है। तो ये वाली कार भी इसी पाथ को फॉलो करनी चाहिए, समझो, एक लाइन में चलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अब सोचो सोचो, ध्यान दो कि ये वाली जो कार है वो दूसरी लाइन में कूद के आ जाती है, दूसरी लाइन में कूद के आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई दूसरी लाइन में कूद के आ जाएगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ऐसे नहीं करते भाई, ट्रैफिक में अपनी लाइन में चलते रहोगे, स्मूथली चलते रहोगे तो ट्रैफिक अच्छा चलता रहेगा, मस्त। यदि आप अपनी लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में जाने की कोशिश करोगे तो यहां टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, यहां गड़बड़ी क्रिएट हो जाएगी, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये फ्लो जो है वो टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो। फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हर एक कार को अपनी लाइन में चलना चाहिए, उसी पाथ को फॉलो करना चाहिए जो आगे वाली कार फॉलो कर रही है। और देखो स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, क्यों? मान लो आगे वाली कार 2 मीटर पर सेकंड के आगे चली गई और ये 1 मीटर पर सेकंड से, तो पीछे वाली आगे टकरा जाएगी, पीछे वाली की स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है मान लो, और ये आगे वाले की भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो बीच वाले की भी 2 मीटर होनी चाहिए, और नहीं होगी, मान लो 1 होगी तो पीछे वाली टकरा जाएगी, फिर टर्बुलेंस क्रिएट होगा, फिर टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे आकर देखो तो जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो स्टडी फ्लो भी होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्टडी का मतलब है वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। एक टाइम पे जाकर देखो यहां पर जो भी कार गुजरेगी, यहां से जो भी इसी सेक्शन पे जो भी कार गुजरेगी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, एक ही लाइन में चलनी चाहिए। दूसरी लाइन में कूदेंगी, ऐसे ही ये एक दूसरे की लाइन में जाने लगे तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा, वो टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा। जैसे आपने सोल्जर देखे होंगे, जैसे सोल्जर परेड करते हैं इस तरीके से, तो वो एक दूसरे के पीछे एक ही लाइन में चलते हैं और एक ही स्पीड से चलते हैं। अब सोचो कि उसमें से एक सोल्जर दूसरी लाइन में कूद के जाने लगा तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, पूरा टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब ये सिंपल समझ लो कि एक व्यवस्थित रूप से फ्लो चल रहा है, व्यवस्थित रूप से एक ही लाइन में, यानी कि हर एक पीछे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है। सही है, समझ में आया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? दिमाग में छप जाना चाहिए। चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आए स्ट्रीमलाइन फ्लो के। सही है, चलिए पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आया, जो हमने एक बनाया कि पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है स्टडी फ्लो भी होना चाहिए, स्टडी फ्लो तो होना चाहिए। चलिए भाई मान लेते हैं स्टडी फ्लो होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या है, द पार्टिकल फ्लो, हम इस तरीके से करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं, द पार्टिकल मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, ओके। पहले वाले ने जो पाथ फॉलो किया है उसी को दूसरा पार्टिकल भी फॉलो करेगा। द पार्टिकल मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल, सही है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? तीसरा पॉइंट लिखा द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द streamline will give you the direction of velocity, of particle at that instant, ओके।
चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा? चौथा होगा कि दो स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट। टू स्ट्रीम लाइंस will never be intersect to each other. आगे बात समझ में? ये पॉइंट हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो में याद रखनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपको समझ में आ गया होगी भाई होते क्या है, एक व्यवस्थित रूप में फ्लो चल रहा है मस्त आराम से। अब पीछे वाला पार्टिकल जो है वो आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है जस्ट, सही है, और वो अपनी लाइन से कूद के दूसरी लाइन में नहीं जा सकता भाई। जहां टर्बुलेंट क्रिएट हुआ, टर्बुलेंट फ्लो होता है, उसको टर्बुलेंट का मतलब होता है गड़बड़ी हो जाएगी, फ्लूइड में गड़बड़ी हो जाएगी, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई भी किधर भी जा रहा है, व्यवस्थित रूप से फ्लो नहीं हो रहा है, उसको समझ सकते हो टर्बुलेंस फ्लो। और जब भी जैसे भी कोई भी एक पॉइंट को इसमें से कोई भी पार्टिकल हमारा अपने पाथ को छोड़ता है तो दूसरे पाथ में जाएगा, क्योंकि हर तरफ तो लेयर है भाई, हर तरफ पार्टिकल यानी कि फ्लूइड की लेयर है, वो एक पार्टिकल अपनी लेयर छोड़कर दूसरी पार्टिकल में जाए, दूसरी लेयर में जाएगा तो पूरा पाथ गड़बड़ा जाएगा, सही है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो तुम्हारे आपके पास थ्योरम आएगी, वो आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, चलिए हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे। इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत यूज होता है इसका, आप देखेंगे जैसे ही हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगाना पड़ता है, इसीलिए हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं और दो अननोन को हमें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर लेंगे, एक हम बर्नौली थ्योरम यूज कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है पहले ये समझेंगे। मान लीजिए एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अब हम जो भी बात करेंगे जितनी भी हमारी डेरिवेशन होंगी स्ट्रीमलाइन फ्लो पे होंगी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये इस तरीके से एक पाइप है, एक तरफ उसका एरिया बड़ा है इस तरीके से, ठीक है। यहां से मान लीजिए या इनलेट पर वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसका एरिया a1 है, ओके। यहां से जो वेलोसिटी है ये v2 है और ये a2 है, और यहां से फ्लो हो रहा है, सही है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हम कोई भी दो पॉइंट, हम एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, और ये एक ही स्ट्रीमलाइन पे, ध्यान रखना है एक ही स्ट्रीमलाइन पर है, इस तरीके से ये एक ही स्ट्रीमलाइन पे है। जो भी हमारी कैलकुलेशन रहेंगी वो एक स्ट्रीमलाइन की कैलकुलेशन रहेंगी, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो एक पॉइंट हमने यहां ले लिया ये, और एक पॉइंट ले लिया यहां। तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि जो a1 इंटू v1 है वो बराबर होगा a2 इंटू v2 के बराबर, ओके। ये अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो एरिया है इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट एरिया ऑफ वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये भी कह सकते हो। ये तीनों पॉइंट वैलिड होंगे, बताइए। ये हो जाएगा एक पॉइंट तो, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा ये, सही। यानी कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, और जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहां से देखो, यहां एरिया आपका एग्जिट पर एरिया कम है तो यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां एरिया ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी कम होगी। यही क्या कहती है? यही कहती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसका प्रूफ देखा जाए, पहले ये ऐड करेंगे, ये उतार लो, ये टिप लो, सही है। किस तरीके से कंडीशन भाई? a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a इंटू v का कांस्टेंट है भाई, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों बराबर है तो a v कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा।
यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, आती है बात समझ में? नहीं बताइए। चलिए अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ प्रूफ देखेंगे इसका। तो वही बना लेते हैं हम, एक पाइप बना लेते हैं। ओके, इस तरीके से ये एक पाइप हो गया, यहां पर एरिया ज्यादा है, आगे जाके घट के एरिया कम हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, जो पहले बनाया हमने। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रीम लाइन पर करेंगे, जब भी हमारे दो पॉइंट हम जहां ले रहे होंगे, दो पॉइंट ले रहे होंगे वो एक सेम स्ट्रीम लाइन पर होंगे। एक पॉइंट यहां ले लिया हमने, एक पॉइंट यहां ले लिया। ओके, यहाँ एरिया A1 हो गया, वेलोसिटी V1 होगी। ओके, यहाँ एरिया A2 हो गया और वेलोसिटी V2 होगी। सही है, एरिया A2 वेलोसिटी V2। सही है, ये देख लिया हमने। दो पॉइंट्स ले लिया हमने, पॉइंट 1 ले लिया, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ओके, इस तरीके से ले लिया। अब लेट सपोज हम क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकल हैं, यहां पर कुछ पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये है, हमने ये देखा कि कुछ टाइम टी में, डेल्टा टी में, कोई हमने एक टाइम लिया, एक डेल्टा टी टाइम ले लिया, डेल्टा टी टाइम ले लिया, एक स्मॉल बहुत ही छोटा टाइम ले लिया। हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल है हमारे पाइप में अंदर चले गए। मान लो ये इस तरीके से डेल्टा टी टाइम में ये एंटर कर गए, ये इस तरीके से एंटर कर गए। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी में वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी सबकी V1 है, क्योंकि स्मॉल हम ये ले रहे हैं, सभी की वेलोसिटी V1 है। तो इन्होंने डेल्टा टी में कितनी डिस्टेंस अंदर चले गए? मान लेते हैं D डिस्टेंस अंदर चले गए, D1 डिस्टेंस इन्होंने एंटर कर गए अंदर, D1 डिस्टेंस के ये एंटर कर गए। अब ये D1 क्या होगा? देखो ये जो डिस्टेंस इन्होंने एंटर की है, कितनी डिस्टेंस के पार्टिकल एंटर किए हैं, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम यही होता है। सही है, वेलोसिटी इनटू टाइम ये होता है। ओके, अब हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम एंटर इन टाइम डेल्टा टी। अब देखो इतनी डिस्टेंस और एरिया क्या है इसका? A1 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? V1 इंटू D1 इंटू dt। ये वॉल्यूम एंटर हो जाएगा भाई, डेल्टा टी में कितने वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम एंटर कर गया। कह सकते हैं d डिस्टेंस और एरिया कितना है? A1। इतने मॉलिक्यूल्स क्या है? वॉल्यूम एंटर्स इन टाइम dt, इन टाइम dt। ओके, मास फ्लो रेट की बात कर लेते हैं। मास फ्लो रेट, मास फ्लो, मास एंटर्ड करते थे, मास एंटर्ड, मास एंटर इन टाइम dt। कितना मास एंटर करेगा भाई? डेंसिटी क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे हैं और स्टडी फ्लो में है, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो मास जो हो जाएगा हमारा m1 हो जाएगा, वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताइए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो ये डेंसिटी हो जाएगी। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है आपका A1 इंटू V1 इंटू dt। बताइए, हो जाएगा मास एंटर्ड इन टाइम dt। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? मास लीव्स इन टाइम dt। जितना मास हमारा लीव कर रहा होगा, यहां से लीव कर रहा होगा, यहां से मास हमारा लीव कर रहा होगा डेल्टा टाइम में, यानी कि डेल्टा टी टाइम में, तो कितना हो जाएगा मास? मास हो जाएगा हमारा m1 की जगह पे m2 हो जाएगा। डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, स्टडी फ्लो है, इनटू A1 की जगह पे A2 हो जाएगा, V1 की जगह पे V2 हो जाएगा, इनटू dt। dt टाइम की बात कर रहे हैं, दोनों dt टाइम के बीच में हो रही है, ये हो जाएगा। अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास।
यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास जो एंटर हुआ, मास एंटर्ड और मास लीव जो हुआ दोनों बराबर होंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं मास एंटर्ड और मास जो लीव किया। ओके, तो मास एंटर्ड कितना है, रो A1 V1 डेल्टा टी, ये है आपका मास रो A1 B1 इंटू डेल्टा टी। मास लीव क्या है, डेंसिटी रो V2 A2 डेल्टा टी। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से आपका कैंसिल हो रहा है रो से रो और डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो यहां आ जाएगा आपका A1 V1 इक्वल टू A2 सॉरी A2 V2। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना था। सही है, आ जाएगा आगे बात समझ में। बताइए इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत हमारी ये थ्योरम है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए खुद कोशिश करेंगे करने की। एग्जांपल लेते हैं हम 1, एग्जांपल 1 क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी पूछी है, द वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है, वेलोसिटी एट पॉइंट 1। इस तरीके से लिखते हैं, द वेलोसिटी एंड एरिया, एरिया ऑफ पाइप एट पॉइंट 1 क्या दे रखा है हमारे पास, V1 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और एरिया दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी एट पॉइंट 2 पर 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एरिया पूछ लेगा, फाइंड द एरिया एट सेक्शन 2, ये पूछा है। सही है, कुछ इस तरीके से है, ये बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया। सही है, तो यहां एरिया A1 दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है V1 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके से करते हैं, ये डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास ये दे रखी है तो ऊपर की तरफ बड़ा एरिया बनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया ज्यादा होगा। वेलोसिटी कम हो रही है तो एरिया ज्यादा होगा। अब सही रहेगा, सही है। अब क्या है, वेलोसिटी V1 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एरिया A1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पर वेलोसिटी दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया पूछा है, A2 पूछा है, ठीक है। फाइन, फाइन कीजिए। कभी एरिया दे देगा तो ना कहा, एक तरफ की वेलोसिटी दे देगा तो वेलोसिटी पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम इस तरीके के क्वेश्चन निकालेंगे। लगाना बहुत आसान होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगाना बहुत ही इजी है भाई। हमको पता है, क्या पता है जी भाई, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, A2 V2 है। A1 कितना है, A1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड। A2 आपको निकालना है, A2 आपको निकालना है और V2 दे रखा है, V2 कितना है 5 मीटर पर सेकंड। ओके, देखो 5 से ये 10 दो बार कट जाएगा, इधर बचेगा 5 इंटू 2, यानी कि A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कभी वेलोसिटी पूछ लेगा,
कभी आपको दोनों तरफ के एरिया दे देगा, डायमीटर दे सकता है। ओके, डायमीटर दे सकता है। देखो किस तरीके से बना सकता है क्वेश्चन। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 देखो, डायमीटर दे रखी है उसने, द डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप की डायमीटर दे रखी है, D1 दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, D2 दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। द इनलेट वेलोसिटी दे रखी है इस बार, जो वेलोसिटी इनलेट है, इनलेट वेलोसिटी V1 दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द वेलोसिटी एट एग्जिट, यानी कि V2 निकलवाया है, फाइंड कीजिए। बताइए, वही फॉर्मूला लगाना है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। निकालिए, कोशिश करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या निकालना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जब भी हम एरिया और वेलोसिटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, A1 एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया का, एरिया क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4 D1 स्क्वायर V1, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर V2। ओके, देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट का, A1 D1 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर, V1 दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड, D2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, V2 पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 V2, तो V2 आ जाएगा आपके पास 5/4, V2 हो जाएगा आपके पास 1.25 मीटर पर सेकंड। ओके, बताइए, इसीलिए कहा मैंने कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारी लगाना बहुत ही सिंपल है। सही है, चलिए भाई, आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये। अब बात करते हैं हम, जो आप इंतजार कर रहे हो, बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है, पहले ये समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सही है। यानी कि जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है, तो यहां लिख लेंगे द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, किस तरीके से, लेट अस सपोज हमारे पास प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी, सभी टर्म को देखते हैं। देखो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी होती है हमारी प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा प्रेशर। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, किसी को समझ में नहीं आ रहा प्रेशर एनर्जी पीवी क्यों होती है। देखो, किसी भी सेक्शन पर प्रेशर लग रहा है तो इसका एरिया ए होगा, प्रेशर पी होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अब ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
इस प्रेशर के लगने से डिस्टेंस x ट्रेवल किया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो प्रेशर एनर्जी होती है। इसी को हम W एनर्जी बोल देते हैं, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स। तो प्रेशर P A इंटू एक्स वॉल्यूम। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए, प्रेशर तो आपको मालूम है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को सब फॉर्मूला पता है भाई, 1/2 हाफ mv², सभी को पता है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो 1/2, मास को क्या लिख सकते हैं, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v², ओके, अपॉन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, यहां क्या बचा, 1/2 रो v²। सही है, ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास को फिर से आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू h डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा रो जी एच, रो जी एच। अब इन तीनों का सम, इन तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी P आ गई हमारी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P आ गया। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, और ये क्या रहता है, ये रहेगा आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, यही कहती है हमारी बर्नौली थ्योरम। सही है, यही हो जाएगी आपकी बर्नौली थ्योरम। सही है। अब ये हमें लगानी है, ये बर्नौली थ्योरम दो स्ट्रीम पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में लगानी है। ओके, स्ट्रीम लाइन पर किसी दो पॉइंट के बीच में हमें लगानी है ये बर्नौली थ्योरम। तो क्या हो जाएगी, P1 प्लस 1/2 रो, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, v² प्लस P1 प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी h1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी h2। ओके, ये हो जाएगी भाई। कौन हमारी ये कांस्टेंट है, तो दो पॉइंट के बीच में ये लगा सकते हैं। बताइए, P1 प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी h1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी h2। सही है, लगा सकते हैं। बताइए, इसमें कोई समस्या हो तो, इसमें कोई समस्या हो तो बताएंगे। चलिए, अब इसका प्रूफ देखेंगे हम, प्रूफ क्या है। चलिए, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम एक पाइप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमने पाइप बना लिया एक, यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, चलिए, अब हमने क्या किया, हमने एक सेक्शन लिया, कोई भी एक सेक्शन, मान लो एक, अब फ्लूइड बहुत सारा है, देखो फ्लूइड बहुत सारा है, बहुत मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हमने फ्लूइड का वॉल्यूम ले लिया। मान लीजिए यहां से ले लिया, यहां से ये सेक्शन ले लिया हमने, ये वाला सेक्शन उठा के रख लिया, देख लिया भाई ये ए हो गया और ये बी हो गया। हम इस बारे फ्लूइड का एनालाइज करेंगे, ये ए हो गया। अब कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ये कुछ टाइम बाद ये जो यानी इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, वो कुछ टाइम बाद डेल्टा टी बाद क्या हो गया, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा आगे की तरफ चला गया। मान लीजिए ये सेक्शन हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये हो गया ए डैश बी डैश। ओके, ये तो बात समझ में आती है भाई, समझ में। भाई हमने एक सेक्शन लिया फ्लूइड का, फ्लूइड का एक अमाउंट लिया उतना, उसको हम देख रहे हैं कि भाई कुछ डेल्टा टी टाइम बाद ये आगे बढ़ गया। हमने ये देखा कि इसकी जो ये पोटेंशियल हाइट है, इसको हम पोटेंशियल हाइट कह दिए h1 हो गया। एक डेटम से देख रहे हैं, एक फिक्स्ड डेटम से देख रहे हैं, डेटम, ये हो गया डेटम, तो ये हो गया आपका h2। ओके, ये मान लिया हमने पोटेंशियल हाइट।
सही है, ठीक है। इनिशियल हमारा ये जो ग्रीन वाला है ए और बी सेक्शन है, और जो फाइनल में पहुंच गया ए डैश बी डैश है। ओके, चलिए अब देखो, ये जो सेक्शन ए है, इधर फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड इस सेक्शन पर एक प्रेशर लगाएगा, इसको मान लेते हैं P1। इसी तरीके से बी डैश के बी के बाद भी फ्लूइड है। जब भी फ्लूइड ये इधर जाने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इससे आगे वाला फ्लूइड इस पर प्रेशर लगाएगा पीछे की तरफ, P2। ओके, सही है। चलिए अब इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, यहां पर वेलोसिटी है V1, यहां पर वेलोसिटी है V1। ओके, सही है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है ना? आ रही। सेक्शन ए हम कंसीडर कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद डेल्टा टी बाद ये आगे बढ़ गया, ए डैश बी डैश पे चला गया, इसकी पोटेंशियल हाइट देखिए, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये बहुत ही स्मॉल होगी, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगी ये वाली, क्योंकि हम बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पास होगा। इसी तरीके से ये भी काफी पास होगा, सही है। तो हम यहां लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सही है। किस तरीके से वही करेंगे, थ्योरम, सही है। हम देख रहे हैं प्रूफ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? हमारा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, यही होती है भाई हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए, ये हो जाएगी। अब यहां पर वर्क क्या है? देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और आइडियल फ्लो हम हमेशा कंसीडर कर रहे हैं। ये जा रही हमारी थ्योरम जो है, हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, बर्नौली थ्योरम होगी, यहां पर हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी तो है नहीं, यानी कि फ्रिक्शन भी जीरो है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन भी जीरो है, तो फ्रिक्शन यहाँ जीरो है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर दो तरह के वर्क होंगे। एक तो देखो, ये प्रेशर वर्क करेगा, एक हाइट चेंज हो रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी वजह से प्रेशर वर्क होगा, और बाकी हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तीन तरह की कंडीशन होंगी हमारे पास। तो सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे हम कौन कौन सी चीज है। तो सबसे पहले वर्क डन बाई प्रेशर, तो सबसे पहले जो हम टर्म यूज करने देखने वाले हैं, वर्क डन बाई प्रेशर, तो वही कैसे करेंगे? तो वर्क डन बाई प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। देखो, ये क्या, वो प्रेशर जो है वो फोर्स लगा रहा होगा, एरिया मान लो A1 है, तो यहां फोर्स कितना होगा? P1 A1, तो यहां फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा हमारा F1 इंटू डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आगे की तरफ, इसी तरीके से इधर से अपोजिट डायरेक्शन में P2 फोर्स लग रहा है, यानी P2 प्रेशर लग रहा है, एरिया A2 है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? P2 A2 फोर्स हो जाएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है, और फोर्स इधर है, तो माइनस लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस F2 इंटू D2, डिस्प्लेसमेंट D2। ओके, F1 को क्या लिख सकते हैं हम? P1 इंटू A1 इंटू D को क्या लिख सकते हैं? देखो, वेलोसिटी इंटू टाइम, हम बात कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा टी टाइम की, तो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी V1 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये हो जाएगी V1 इंटू डेल्टा टी। इसी तरीके से ये हो जाएगा P2 इंटू A2 V2 इंटू डेल्टा टी। सही है। चलिए, अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है। और देखो, ये W वर्क डन बाय द प्रेशर। अब एक चीज और देखोगे, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या देखी थी भाई? यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन भी क्या करेगी? वैलिड करेगी, क्योंकि हमारा सेगमेंट वही बन रहा है।
देखो वॉल्यूम एंटर जो हमने देखा था, वॉल्यूम एंटर्ड इक्वल टू वॉल्यूम लीव। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या था, A1 V1 इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम एंटर्ड है। यदि हम मास की बात करें, मास की, छोटे से मास की बात करते हैं, छोटे से मास की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू डेल्टा वी। वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है आपका A1 V1 इंटू डेल्टा टी। बताइए भाई, देखो ये एरिया हो गया, ये डिस्टेंस होगी, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। हम छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं, डेल्टा वी की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो एरिया इंटू डिस्टेंस यानी ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगी डेल्टा एम। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एम को मास कंजर्वेशन है, मास जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। इसी तरीके से डेंसिटी A2 V2 डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म निकालो, ये हो जाएगी डेल्टा एम डिवाइड बाई रो। तो यहां रख सकते हैं, ये हो जाएगा P1 इंटू डेल्टा एम डिवाइड बाई रो, लिख सकते हैं। भाई इसकी जगह पे देखो ये वाली टर्म वही तो बन रही है ना, वॉल्यूम एंटर्ड जो है उसकी बात डेल्टा एम बाई रो। इसी तरीके से यहां रख लेंगे P2 इंटू, इसकी जगह पे भी रख सकते हैं डेल्टा एम डिवाइड बाई रो। अब देखो यहां से कॉमन आ जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई रो इनटू P1 माइनस P2। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय द प्रेशर, प्रेशर फोर्स। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स। एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई। पता है इसमें कोई समझ में नहीं आया तो कोई चीज, भाई प्रेशर क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क हो जाएगा, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने वही लगाया, यहां पर हमने मास एंटर्ड और मास लीव लगा दिया, दोनों तरफ बराबर है। तो ये हो जाएगा रो A1 V1 इंटू डी टी, रो A2 V2 इंटू डी टी। यहां से A1 V1 डी टी की वैल्यू निकालोगे तो रो बाई एम आएगा, दोनों जगह रख दिया, हमारे पास ये आ गया वर्क डन बाय द प्रेशर। अब निकालेंगे हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ओके, चलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, डब्ल्यू जी से डिनोट कर देते हैं, डब्ल्यू जी से डिनोट कर देते हैं। तो इनिशियली क्या है, हम इसको क्या करते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वन वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो माइनस है तो इधर ले जाओगे, ये चेंज कर लो इसको, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हो, वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी कह सकते हो, इसी को डब्ल्यू जी भी बोल सकते हो। ओके, बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो mgh, तो डेल्टा एम mgh, इसको इस तरीके से देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो इस तरीके से देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सेक्शन, ए बी जो सेक्शन है, ए बी सेक्शन, हमें शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो हमने लिया था ये ए बी लिया है, बाद में तो ए डैश बी डैश हो गया है। तो शुरुआत में क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए बी, ओके, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए डैश बी डैश, ये हो जाएगी, बताइए हो जाएगी। अब देखो ए डैश को क्या लिख सकते हैं, यू, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए और बी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश और ए डैश बी लिख सकते हैं। भाई यहां तक ले जा रहे हो, ए और बी के बीच में देख रहे हो, ए और बी को कंसीडर कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी लिख सकते हैं। देखो
ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ए डैश ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए डैश बी, लिख सकते हैं, माइनस, अब ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, देखो ए डैश और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी और बी बी डैश, पोटेंशियल एनर्जी ए डैश बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी वी डैश, लिख सकते हैं, बताइए। अब देखो यहां से इनटू करेंगे तो ए डैश बी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ए डैश ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी वी डैश, बी वी डैश। अब देखो ये क्या है, ए डैश पोटेंशियल एनर्जी ए डैश, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट तो है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, इसका हमने मास माना क्या, डेल्टा एम, डेल्टा मास एम हो गया और हाइट एच हो गई, इसी तरीके से डेल्टा एम हाइट एच हो गई। देखो अब यहां से पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी हमारा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा ये हो जाएगा डेल्टा एम एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम एम जी एच टू। ओके, यहां से डेल्टा एम निकालो बाहर, डेल्टा एम बाहर निकल गया, जी एच वन सॉरी डेल्टा एम जी निकाल लो ना, डेल्टा एम जी निकल जाएगा बाहर, डेल्टा एम जी, तो यहां बच जाएगा एच वन माइनस एच टू, ये हो जाएगा, बताइए डब्ल्यू जी हो जाएगा। अभी कहोगे डेल्टा एम क्यों भाई, दोनों तरफ डेल्टा एम क्यों लिया है, डेल्टा एम क्यों लिया है भाई, देखो एट टी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं, जितना अमाउंट आगे बढ़ेगा, देखो इतना अमाउंट यहां से आगे बढ़ेगा, इतना अमाउंट यहां से आगे बढ़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना मास एंटर यहां से करेगा उतना मास एंटर यहां पे डिस्प्लेस होगा, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया डेल्टा एम एंटर किया और डेल्टा एम लीव किया, लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं, डेल्टा एम इधर पुश हुआ तो डेल्टा एम ही इधर पुश हुआ, तो ये डेल्टा एम हो गया, हाइट एच वन एच टू हो गया, सही है, लगा सकते हैं। चलिए ये क्या हो गया हमारे पास, निकल आई वर्क एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी, ये निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, अब निकालना है हमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर, वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कर सकते हैं। ओके, वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर क्या आया, P1 माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो, यही आया, प्लस वर्क एनर्जी यानी कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, डेल्टा एम जी, ये आया H1 माइनस H2, ये आ गया, प्लस इसी तरीके से हम ये निकाल लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश। ओके, यहीं लिख लेते हैं, इसको बराबर ही लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो इसको फाइनल कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, फाइनल ये हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ए और बी, इसको भी तोड़ सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ए डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, इसी तरीके से इसको भी तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बी डैश बी, ये हो रही है, देखो इनिशियल ए भी देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ए डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, सही है। अब देखो यहां से इनटू करोगे नीचे अंदर की तरफ, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, के ए डैश बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ए डैश, ये क्या है, ये है आपकी बी बी डैश ना, काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश, तो ये यहां बचेगा आपका काइनेटिक एनर्जी बी वी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश, डी वी डैश क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1.2 डेल्टा एम की बात कर रहे हैं और V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर लगा रहे हैं,
1/2 डेल्टा एम, मास तो सेम है दोनों तरफ, जितना लीव कर रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है, यानी कि जितना हमारा इधर पुश कर रहा है उधर भी उधर ही उतना ही मास पुश करेगा, छोटे टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v1 स्क्वायर। यहां से आप निकालोगे 1/2 डेल्टा एम, 1/2 डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है आपका डेल्टा एम बाई रो P1 माइनस P2, ओके, प्लस डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। ओके, बताइए, यहां से एक चीज आपको दिख रही होगी कि डेल्टा एम दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, डेल्टा एम और डेल्टा एम, सही है। यहां से रो है, दोनों तरफ इंटू कर दो, रो की दोनों तरफ इंटू कर दो, तो यहां पे रो से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा P1 माइनस P2 प्लस यहां पर रो आ जाएगा रो जी H1 माइनस H2, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहां रो आ जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, अब इनको अरेंज कर सकते हैं, P1 इधर रहने दो, P1 रो जी H1 इधर रहने दो, इधर से 1 रो v1 माइनस में आएगा तो इधर आ जाएगा, तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंजमेंट के बाद क्या आएगा, जो हमें निकालना था P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारी बर्नौली इक्वेशन है, यही तो निकालना था, सही है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि यानी कि P1 यानी P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कह सकते हैं भाई। मैंने ये क्या कर लिया, P1 1/2 रो वी स्क्वायर और रो जी एच, ये दोनों टर्म लिख ली और कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर है। तो कह सकते हैं P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो यहां से एक और टर्म हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, नीचे दोनों तरफ क्या करते हो, अब रो जी एच से डिवाइड कर दो, रो जी एच से डिवाइड कर दो, यहां पर रो जी एच सॉरी रो जी से डिवाइड कर दो इन तीनों टर्म में, तो यहां तो ये कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि डेंसिटी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा इसको। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी वो आएगी P अपॉन रो जी प्लस, देखो रो से रो कट जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, 2 नीचे आ जाएगा, रो से रो कटेगा, नीचे बचेगा 2g और v स्क्वायर प्लस रो से रो कट गया, ये बचा h, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कह सकते हैं इसको। अब देखो यहां पर ये जो टर्म है इनका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस है, ये पूछ लेता है कभी कभार, ये जो है ये जो है इन सभी के नाम दिए गए, इन सभी को नाम दिया गया, ये है हमारा पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। ओके, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक हेड सॉरी काइनेटिक हेड, और इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड और कांस्टेंट, सही है। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। तो और एक और यहां से डेफिनेशन बन जाती है, एक और डेफिनेशन क्या बन जाती है कि बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड रिमेन्स कांस्टेंट। तो कभी ये भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाए कि द समेशन ऑफ पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और यानी कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। कभी कभी इसे यूज कर, कोई सा भी यूज कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ओके, चलिए ये होगी हमारी बर्नौली थ्योरम। ओके, आशा करता हूं आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो बार बार करके देखिए, और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो वाइडली यूज होती है, देखो कि कहां कहां ये हमारी एप्लीकेशन यूज होती है। इसके रियल लाइफ प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो काम करना है उनको देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देते रहेंगे। सही है, पहले बात करते हैं हम। सबसे पहली जो हमारी पास एप्लीकेशन है वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है ये भी देख लेते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट को नापता है, ठीक है। मेजर्स फ्लो रेट, मेजर्स फ्लो रेट, फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेट, मेजर्स फ्लो रेट। तो फ्लो रेट जो हम मेजरली यूज करते हैं, ये क्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है ए इंटू वेलोसिटी, ए इंटू वेलोसिटी, ओके। एरिया इंटू वेलोसिटी। फ्लो रेट को बोलते हैं हम क्यू इक्वल टू ए इंटू बी। A1 हमें पता है कि भाई ए और बी का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, A1 B1 कांस्टेंट होता है, A1 B1 इक्वल टू ये हो सकता है A2 B2, A2 B2। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम ये भी कर सकते हैं भाई, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ये दोनों हो जाएगा फ्लो रेट के बराबर। सही है। अब यहां से एक चीज आप देखो कि भाई एरिया तो कांस्टेंट है, एक टाइम पर एरिया कांस्टेंट है। हम मान लो A1 B1 की बात कर रहे हैं, A V की बात कर रहे हैं, एरिया कांस्टेंट है, दिया रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी निकालना है तो एरिया से इंटू कर देंगे, फ्लो रेट निकल जाएगा। आप सोचो कि एरिया हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए एरिया हमें पाइप का दे रखा है, यदि किसी एरिया पर हम यदि वेलोसिटी निकाल लें और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास फ्लो रेट निकल जाएगा, फ्लो रेट निकल जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वेलोसिटी भी नापता है, ठीक है। मेजर्स वेलोसिटी, ऑल्सो मेजर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सही है। वेंचुरी मीटर क्या करता है, फ्लो रेट नापता है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी नापता है, दोनों चीजें नापता है। उसी की मदद से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी की मदद से हम फ्लो रेट निकालेंगे, ओके, इस तरीके से। तो ये कैसे आया, तो हम काम कैसे करता है वेंचुरी मीटर, काम कैसे करता है हम ये देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं वेंचुरी मीटर का। देखो एक पाइप है, एक पाइप बना लेते हैं, एक ये पाइप है, ठीक है। ये यहां से इसको इस तरीके से कर दिया है, फिर से यहां उसी डायमीटर पे कर दिया है, ये पाइप है, ओके। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बीचों बीच, एक पॉइंट ये है और इसी हाइट पर पोटेंशियल, यानी कि एक सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे देखो ये सेम हाइट पर है, ठीक है, सेम हाइट पर है। पॉइंट 1 हो गया, इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, पॉइंट 1, और ये पॉइंट 2 हो गया। हमने यहां पर एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से एक हमने एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया है, यहां पर जो प्रेशर नापने के लिए और यहां पर प्रेशर नापने के लिए एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया है, एक प्रेशर ट्यूब हमने यहां कनेक्ट कर दिया है। अब हमने एक चीज देखी, क्या देखी, कि यहां पर जो लिक्विड है वो हाइट एच तक है और यहां तक कुछ यहां तक भरा हुआ है, कुछ तरीके से भरा हुआ है। अब यहां से देखें हम इन दोनों के बीच की जो इनका हाइट का डिफरेंस है, पोटेंशियल जो ये हाइट डिफरेंस है वो एच है, क्या है, एच है। सही है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर एरिया A1 है, प्रेशर P1 है और वेलोसिटी V1 है। यहां पॉइंट 2 पर एरिया A2 है, प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 है, ओके। ये हमारे पास वेंचुरी मीटर का एक डायग्राम आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकाल लेंगे, एरिया से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे बिटवीन ए और बी के बीच में, पॉइंट 1 के बीच में और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। लगाइए, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, देखो बर्नौली थ्योरम है हमारे पास P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1
इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये है। अब देखो यहां से आप ये देखोगे कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों तरफ सेम रहेगी, दोनों तरफ सेम रहेगी तो एक दूसरे से कट जाएगी, बचेगा क्या P1, ओके। P2 इधर ले आओ माइनस P2, हमने इधर लेके देखो ये 1/2 रो V2 स्क्वायर है, माइनस इस टर्म को इधर ले गए 1/2 रो V1 स्क्वायर, ओके। यहां से हो जाएगा P1 माइनस P2, यहां से 1/2 रो कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब यहां से P1 माइनस P2 निकाल सकते हैं, P1 माइनस P2 क्या होगा, हाइट डिफरेंस। देखो इसमें ट्यूब में H हाइट डिफरेंस, यानी कि यहां प्रेशर फ्लूइड यहां तक है और यहां पर फ्लूइड यहां तक है, तो H डिफरेंस है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस निकालते हो तो क्या निकालते हो, रो जी एच, एच डिफरेंस हो गया, रो जी एच हो जाएगा। भाई देखो प्रेशर ट्यूब से कैसे करते हो, प्रेशर P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा रो जी एच प्लस P नॉट, और P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपका P नॉट। मान लीजिए हम यहां देख रहे हैं, यहां पर प्रेशर देख रहे हैं, अब यहां से तो यहां तक डिफरेंस देखो, ये वाली हाइट तो सेम ही है, ये तो बाई है, मान लो ये तो कैंसिल, ये बाई है दोनों तरफ, ओके, तो ये तो बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो सिर्फ जीएच का प्रेशर डिफरेंस हो गया, यानी कि P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो जी एच। पूरा करके देखोगे तो रो जी एच ही आएगा, ठीक है, देख लेना, सही है। चलिए अब यहां से रो जी एच आ गया, 1/2 रो, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो रो से रो कट गया, सॉरी रो जी एच, रो से रो कट गया, 2 इधर ले आओ, 2GH इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सही है। अब हम यूज करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है भाई, A1V1 इक्वल टू A2V2, सही है। यहां से V2 निकाल दो, V2 की जगह पे रखेंगे तो यहां से V2 निकालोगे तो V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा आपका V1 इंटू A1 अपॉन A2, बताइए। सही है, V2 यहां से आ गया। अब V2 की वैल्यू यहां में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 2GH, ये हो जाएगा 2GH बराबर, यहां पर V2 आ रहा है, V2 की जगह पे हमने किया V1 A1 अपॉन A2, ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस V1 स्क्वायर। अब V1 निकाल देंगे, यहां से V1 निकालने की कोशिश करो, ये हो जाएगा 2GH बराबर, ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा आपका 1। यहां से हमने V1 कॉमन निकाल लिया, V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। देखो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां से ये हो जाएगा 2GH इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, और नीचे A2 स्क्वायर, ओके, यहां से V1 स्क्वायर निकल गया। अब देखो V1 क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर, ये इधर पहुंच जाएगा इंटू 2GH, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ओके। यहां से V1 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, पर रूट लेंगे तो A2 स्क्वायर है तो A2 तो बाहर निकल जाएगा, ओके, और रूट ऑफ ये हो जाएगा 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो हमारे पास V1 आया है, हमारे पास फ्लो रेट निकालना है,
वॉल्यूम फ्लो रेट या फ्लो रेट ही बोल सकते हो। तो क्यू निकालना है हमें, तो हमारे पास V1 है, तो हम ये कर सकते हैं A1 V1, तो A1 हो गया, V1 की वैल्यू क्या है A2, ये हो जाएगा A1 इंटू A2 रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, यहां से निकल गया ये Q, और यही हमें निकालना था। ठीक है, ये सही है, यही हमें निकालना था। सही है, निकल गया, निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन यूज करिए हमने, एक बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहां पर वैल्यू दे देगा A1 A2 की वैल्यू दे देगा, H की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि भाई फ्लो रेट क्या है, तो यहां से आसानी से निकल जाना चाहिए। सही है, ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका वेंचुरी मीटर का फ्लो रेट के लिए। चलिए, अब दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है, दूसरा है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, एप्लीकेशन नंबर 2, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैसे करेंगे भाई? हमारे पास देखो एक कंटेनर है, यहां एक कंटेनर है, काफी बड़ा कंटेनर है इस तरीके से। सही है, अब हमने एक यहां से एग्जिट निकाल लिया, यहां से हमने फ्लो करा दिया, यहां से इस तरीके से देख लें, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहां से ये एग्जिट करा दिया, यहां से फ्लो कर रहा है फ्लूइड हमारा। ये पॉइंट ले लिया हमने 2, पॉइंट 2 ले लिया। इसका जो एरिया है वो स्मॉल a है मान लेते हैं, या a मान लेते हैं। यहां पर प्रेशर क्या होगा, एग्जिट हो रहा है तो प्रेशर P नॉट हो जाएगा, V2 मान लेते हैं, पॉइंट 2 है तो वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। और ये जो सरफेस है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट 1 और वेलोसिटी मान लेते हैं V2। ओके, यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P नॉट। दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा, यहां से एंटर, देखो ये सरफेस है ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ प्रेशर P नॉट होगा, यहाँ पर एग्जिट टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर भी P नॉट होगा, प्रेशर तो दोनों जगह सेम होगा। ओके, यहाँ वेलोसिटी V2 हो जाएगी, यहाँ स्मॉल एरिया A हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एरिया A हो जाएगा, A1 हो जाएगा, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 सही है। अब देखो इन दोनों पॉइंट के जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हमने H मान लिया, इसको मान लिया हमने H। सही है, H मान लिया। अब इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स पूछा है तो स्पीड ऑफ डी यानी कि V2 ही होगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। जब भी बात कर रहा हो स्पीड ऑफ इफ्लक्स तो V2 क्या है, V2 ही आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। तो V2 निकालना है हमें V2 निकालना है। तो देखो यहां जो कंडीशन दे रखी है, एज्यूम करेंगे, एजम्पशन जो होगा, एजम्पशन क्या होगा, यानी कि जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बहुत छोटा है, यानी कि जो स्मॉल a है मच लेस देन कैपिटल A, वो जो A1 है। सही है, ये हो जाएगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, यहां से लगाते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, यहां से देखो, यहां से A1 निकालोगे, सॉरी V1 निकालोगे तो ये हो जाएगा A2 A1 इंटू V2। ओके, V1, अब देखो A2 A हो गया आपका, A1 सॉरी A2 क्या है, A2 हमारा जो यहां से एग्जिट कर रहा है ये हो गया स्मॉल a, और ये हो गया A1 इंटू V2। अब देखो जो A2 है, A2 और A1 है, देखो यहां से जो A हो गया और कैपिटल A हो गया, ये क्या कह रहा है, A इज मच लेस देन A1 है, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। बताइए जो A है विद रेस्पेक्ट टू A1, स्मॉल a विद रेस्पेक्ट टू A1 इज मच लेस देन है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, टेंस टू 0 के बराबर, अप्रोक्सीमेट टेंस टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको 0 रखोगे तो वेलोसिटी ऑफ V1 यानी कि V1, ये जो सरफेस की वेलोसिटी है जो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है सरफेस, इसकी जो वेलोसिटी है
वो 0 के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। सही है, हो जाएगी। चलिए अब क्या करते हैं, वेलोसिटी v1 आ गया। अब लगाते हैं यहां पर बर्नौली थ्योरम। अब यूज कर लेते हैं हम बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बिटवीन 1 और 2 के बीच में। तो ये हो जाएगा P1, P1 क्या है, P नॉट। ओके, वेलोसिटी क्या है 1/2 रो v2 स्क्वायर, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रो जी एच, तो रो जी एच हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा इक्वल्स टू P नॉट प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर हो जाएगा, v2 स्क्वायर प्लस इधर रो जी एच क्या है, हम यहां से देख रहे पॉइंट v2 क्या है, डेड टेम्पर है भाई, इसको हाइट h ऊपर ले रहे हैं तो इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया। ओके, तो यहां से देखो P नोट से P नोट कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, रो जी एच, रो जी एच बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 1/2 रो v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर देखो रो से रो कट गया, रो से रो कट गया, इधर जी एच बचा। तो यहां से v2 की वैल्यू निकालोगे, v स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh, 2gh आ जाएगा। यहां से v2 निकालोगे तो v2 आ जाएगा रूट ऑफ 2gh। यही बोला है उन्होंने कि यही है हमारी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। जब भी आपसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछ ले तो क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू रो 2gh, रूट ऑफ 2gh, यानी v2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh। ओके, यही है आपकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सही है, चलिए अब और इसको और डीपली में हम कैसे सोच सकते हैं भाई, वाटर निकल रहा है, इससे और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक यहां से एक नली कनेक्ट कर दी है, यहां से ये आ गया वेलोसिटी v, वेलोसिटी v आ गया। इसका एरिया है स्मॉल a। ओके, अब मान लेते हैं पूरी हाइट जो है हमारी कंटेनर की, जो हाइट है वो पूरी हाइट है कैपिटल H। ये फ्री सरफेस है, ओके, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है। अब यहां से ये वाला पॉइंट जो है इसकी जो हाइट है, यानी कि ये ऊपर से जो H डेप्थ पर है, H डेप्थ पर है। ओके, चलिए अब देखो ये टोटल हाइट H है, ये स्मॉल h है, तो हम इसको देख सकते हैं ये क्या है, ये कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी, स्मॉल h हो जाएगी। बताइए इसमें कोई समस्या है तो। इसको मान लेंगे हम 0.1 और इसको 0.2। सही है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पार्टिकल एक मान लेते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हम मान लेते हैं ये इस तरीके से यहां जाके सरफेस पे गिरता है यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ये इस तरीके से समझिए कि हम पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यहां से भाई फ्री फॉल ही करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। देखो वेलोसिटी v, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां से गिरेगा और इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएगी। तो हमें सिर्फ रेंज के बारे में देखना है कि ये रेंज किस तरीके से मैक्सिमम हो सकती है और कहां मैक्सिमम होती है, कितनी हाइट हमें यहां रखनी चाहिए। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो v क्या हो जाएगा, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी हो जाएगा रूट ऑफ 2gh हो जाएगा, 2gh हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब देखो मान लीजिए ये जो हमारा पार्टिकल है वो यहां से इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हम देखेंगे यहां से यहां तक आने में, यहां से वर्टिकल इतनी हाइट को नीचे आने में टाइम कितना लेगा, फॉलिंग टाइम, यानी कि जितना हम प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लैट करते थे, टाइम ऑफ फ्लैट कैसे निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लैट निकालते हैं t इक्वल टू 2h अपॉन g, ये निकालते थे। यहां पर हाइट कितनी है h माइनस जी, तो यहां कितना हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट हो जाएगा हमारा 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लैट हो गया। अब रेंज निकालनी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v है और टाइम कितना है, इतना है, तो रेंज कितनी हो जाएगी,
रेंज हो जाएगी आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम, यही हो जाएगी भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है हमने। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 2gh, और टाइम हो जाएगा रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी हो जाएगा। अब देखो नीचे रूट जी है और ऊपर भी जी है, जी से जी कट जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 2 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हो जाएगी रेंज, ये हो जाएगी रेंज, इसको बोलेंगे रेंज। सही है। अब यहां से कुछ कंक्लूड निकाल लेते हैं। देखो जो रेंज है ओनली हाइट पे डिपेंड कर रही है, ना ही वेलोसिटी पे, ना ही एक्सेलरेशन जी पे, ना टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। यानी कि जो रेंज है, रेंज के लिए पॉइंट क्या हो जाएंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन g और टाइम t, इन दोनों पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन हाइट पे, हाइट पे डिपेंड करती है ओनली, ठीक है, ओनली हाइट पे डिपेंड करती है। तो यहां से देखेंगे जो हमारी रेंज का फॉर्मूला आया r इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आया। अब ये देखेंगे हम मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये क्या हो जाएगा, देखो रूट हटाओगे तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ये 4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। आर का, आर को मैक्सिमम करो या आर स्क्वायर को मैक्सिमम करो, बात तो एक ही है, तो आर स्क्वायर को मैक्सिमम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन, देखो वेरी किससे कर रहा है, कैपिटल H तो कांस्टेंट है भाई, कंटेनर की जो हाइट है वो तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल h वेरी करा सकते हो, स्मॉल h को वेरी करा सकते हो आप। देखो यहां से सिर्फ स्मॉल h को वेरी करा सकते हो, इसको, इस टैप को आप नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, सही है, जिससे कि ये जो रेंज है आपकी मैक्सिमम हो सके। तो स्मॉल h आपका वेरी करेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करा देंगे विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल h और रख देंगे 0 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से ये आ जाएगा 4, इसको इस तरीके से लिखते हैं 4 h को h कैपिटल H माइनस h स्क्वायर, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो 4 से 4 ये रह जाएगा, h का डिफरेंशिएट कर, स्मॉल h इंटू h का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h करोगे तो कैपिटल H बचेगा, ओके, माइनस h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h, इसको बराबर रख दिए 0 के बराबर। यहां से देखो 4 तो 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 2h बराबर 0। यहां से h निकालोगे तो स्मॉल h आ जाएगा आपका कैपिटल H बाई 2, कैपिटल H बाई 2, यानी कि जो रेंज होगी, रेंज आपकी कब मैक्सिमम होगी, जब ये जो हाइट है वो कैपिटल H का हाइट यानी कि आधा आ जाए, यानी कि कहीं बीच में, टैप कहीं बीच में होगा, उस कंडीशन में आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या आती है, वैल्यू क्या आती है। तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम जो आएगी ये हो जाएगी आपकी रूट ऑफ 4h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, h की वैल्यू रख दो 4, h की वैल्यू रख कैपिटल H बाई 2, h माइनस कैपिटल H बाई 2, ओके। देखो 2 इंटू 2, सॉरी फिलहाल ये करते हैं 4 इंटू H बाई 2, h माइनस H बाई 2, ये भी H बाई 2 बच जाएगा। अब यहां से काट लो 2 इंटू 2 4 से कट जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर, तो ये h बचेगा, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज आ गई, आर मैक्सिमम जो आ गया, आर मैक्सिमम कैपिटल H के बराबर आ गया, कैपिटल H के बराबर आ गया, सही है, कैपिटल H के बराबर है। तो आपने ये देखा कि जो हमारी मैक्सिमम रेंज है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ना एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, ना टाइम t पर डिपेंड कर रही है, और कहां पर मैक्सिमम है, जब स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2 पर है, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज जो आ रही है वो कैपिटल H आ रही है। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दो देखो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हल्का फुल्का, किस तरीके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, सही है। क्वेश्चन करेंगे, खुद करेंगे क्वेश्चन और उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कंडीशन दे रखी है ये, यहां से
एक हमने टाइप निकाल दिया, यहां से वेलोसिटी v2 है, एरिया a1 है जिसका 10 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है। ओके, ये हो जाएगी। यहां पर 0.1 मान लेते हैं। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है आपकी 10 मीटर। 10 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी, वाटर मान लेते हैं इसको, वाटर है, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एग्जिट। ओके, वाटर एग्जिट हो रहा है यहां से, तो वेलोसिटी निकालोगे तो सिंपल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, 2gh, रूट ऑफ 2gh। ओके, ये 2 हो जाएगा। जी की वैल्यू रख लो, जी की वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 10 रख लेते हैं, और एच की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 50, यानी कि 2 रूट 50, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां से हाइट दे देगा और ये कंडीशन दे देगा। अब देखो, ये तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स दे दिया। अब देखो यहां पर A1 दे देता है, मान लीजिए A1 दे रखा है, A दे रखा है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है, ये है आपका 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी इसको मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाटर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, पहली कंडीशन में तो आपने वेलोसिटी निकाल ली। अब दूसरी कंडीशन में देखो, अब इसने कह दिया कि भाई वेलोसिटी हमारा A1 क्या है, A1 हमारा 20 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, और A2 हमारा, ये जो A2 है, सॉरी A2 जो है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो यहां पर जो A1 है, जो A2 हमने जो एजम्पशन माना था, वो मच लेस देन वाला जो एजम्पशन माना था वो वैलिड नहीं करेगा, वैलिड नहीं करेगा। A2 जो है वो A1 से मच लेस देन माना था, वो वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू 10 है और ये 20 है, तो इतना ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नहीं लगा सकते, वहां हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे, कंटिन्यूटी, तो यहां पर A1 V1 बराबर A2 V2। यहां पर A1 V1 इस बार 0 नहीं आएगा, A1 क्या है 20, V1 इक्वल टू A2 आपको 10 दे रखा है, 10 और V2। यहां से V1 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 से ये कट गया 2 बार, ये हो जाएगा 0.5 V2, 0.5 V2। अब यहां पर V1 0 नहीं है, V1 यहां 0 नहीं है, कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2/2, V2/2। यहां पर अब V1 0 नहीं है, जब हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालते हैं तो वेलोसिटी हम यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ V1 लेते हैं, V1 जो इस सरफेस की जो वेलोसिटी है वो यहां 0 लेते हैं, सही है, तो यहां 0 नहीं लेंगे। यहां से फिर से आप क्या करोगे, यहां फिर से आप बर्नौली थ्योरम लगाओगे, ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन में टूट के पड़ जाओ डायरेक्ट, तो वो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, भाई एजम्पशन जो हमने माना है वो क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा है, सही है। चलिए बर्नौली लगाते हैं 1 के बीच में और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस 2GH, सॉरी रो GH बराबर P2, ये बन हो जाएगा प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके, देखो दोनों प्रेशर क्या है, एग्जिट का यहाँ पर प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेयर का यहाँ पर भी प्रेशर P0 है, तो ये तो कट जाएगा। ओके, सही है, ये हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रो GH, ये वाली जो हाइट है H इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसको डेटम मान रहे हो, इसको आप डेटम मान रहे हो, यहां से नाप रहे हो, ऊपर ये H हाइट पर है तो ये 0 मानेंगे, इसको हम 0 मान लेंगे, सही है। देखो रो से रो कट जाएगा दोनों तरफ, तो यहां आ जाएगा V1 स्क्वायर 2 प्लस GH इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। ओके, अब ये वो वाली कंडीशन बन जाएगी आपकी 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, 2GH, 2G की वैल्यू 10 रख लेते हैं, H की वैल्यू 10 है, इक्वल टू V2 स्क्वायर हमने निकाला, ये V2 स्क्वायर निकालना है हमको, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर है V2 स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा,
इक्वल्स टू, ये 4 इधर आएगा, -1, ये हो जाएगा 3v2² 4, v2²/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 200, 800 हो जाएगा, 800। ओके, 800 हो गया। और ये v2 निकालोगे आप, v2 आ जाएगा √800 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लगा रहे हैं तो जो हमारी जो एजम्पशन देता है, यानी कि जो v1 है, यानी कि a1 इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल a, यानी स्मॉल a इज मच लेस देन कैपिटल A, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहां पर एरिया में इतना अंदर नहीं दे रखा है कि हम एक एरिया को मैक्सिमम मान लें, बहुत ज्यादा मान लें, ठीक है, तो वेलोसिटी वहां 0 नहीं हो। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी आपके जेई मेन और एडवांस में जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, हम कल की वीडियो में उन क्वेश्चनों को ही देखेंगे। सही है, तो जो हमारी कल की वीडियो स्टार्ट होगी वो डायरेक्ट क्वेश्चनों से स्टार्ट होगी। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी इंपोर्टेंट एडवांस तक का हर एक क्वेश्चन मैंने कवर अप किया है, सारे क्वेश्चन को डालेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।